लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हुए सतर्क। रावत ने 50 लाख रुपए की धन राशि की स्वीकृति, कहा लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही दवा। चमोली में फिर से टूटा ग्लेशियर, भारी बारिश से भारत चीन सीमा पर पुल भी टूटा। सेना के कैंप की ओर जाने वाला रास्ता हुआ बाधित। उत्तराखंड में कई दिनों से हो रही भारी बारिश से लोग परेशान, लोगों के घरों और दुकानों में भरा पानी। और उत्तराखंड में कोरोना के साथ ब्लैक फंगस का कहर जारी, बीमारी से एक और हुई मौत। एम्स में 4 नए केस आए सामने। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड ने कोविड-19 से लड़ाई के लिए 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और देहरादून में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सरकार को 50 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दवाइयां लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही हैं, लोगों को महामारी के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। लगातार विभिन्न संस्थाओं के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट और आपका वेंटिलेटर है, ये सारी चीज़ें आ ही रही हैं। और आज जैसे बताया, हमारे डिक्सन की तरफ से भी ऑक्सीजन प्लांट एक को लगाना चाह रहे हैं और जल्दी से लगेगा। 50 लाख ऐसे उन्होंने स्वीकृत किया है और पहाड़ के लिए भी बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और यदि मैं कहूं तैयारी की दृष्टि से, तो पूरे प्रदेश के अंदर हमारे पूर्ण तैयारी 3rd वेव के लिए भी है और हम लोग पीएससी और सीएससी तक भी पहुंच रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट अब केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में ही नहीं, बड़े शहरों तक ही नहीं, तो सीएससी तक भी हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। और दवाइयों का किट भी टेस्टिंग के साथ साथ हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं, जिससे कि लोग अपना प्राथमिक उपचार घर में करके पूरी तरह ठीक हों। यह हमारा पूरी तरह, मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से 5-6 दिन पूर्व रात दिन लोगों के फ़ोन आया करते थे और ऑक्सीजन बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, वो पूरी तरह फ़ोन आने सभी को बंद हुए हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड और ये हमारे पास हैं। और कई जगह मैं कह सकता हूं कि आज बेड खाली भी मिल रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि हम घर घर जाकर के हमारी टीमें जो टेस्टिंग कर रही हैं और प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयों का किट वहां दे के आ रही हैं। एक समूह ग्राम पंचायत स्तर पे हम लोगों का बना है, प्रधान वहां का स्वयंसेवी संस्था जो है उससे कोई व्यक्ति हो, युवक मंगल दल से, और यही नहीं तो हमारी एएनएम, हमारी आशा कार्यकर्त्री, इन सब की एक टीम है और वो टीम पूरी तरह से गांव गांव में काम कर रही है। और यही नहीं तो मैं कह सकता हूं कि नीचे तक वैक्सीन लगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्र सरकार द्वारा डीएपी खाद पर 140% की सब्सिडी वृद्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए उनका आभार प्रकट किया है। तो यहां प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी कहा कि किसानों से भावनात्मक जुड़ाव के कारण संगठन स्तर से किसानों से संवाद लगातार जारी है और ऐसे में इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि अन्नदाता के हितों को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने पहले भी किसानों के हितों के लिए अनेक निर्णय लिए, लेकिन यहां प्रधानमंत्री के इस निर्णय से व्यापक स्तर पर देश के किसान लाभान्वित होंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। यही कारण है कि डीएपी खाद में उपयोग में आने वाले
रसायनों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत में वृद्धि के बावजूद खाद की कीमतों को नहीं बढ़ाया गया। तो यहाँ रसायनों में हुई वृद्धि से डीएपी खाद की कीमत लगभग 2400 रुपये आ रही है और ऐसे में कंपनी सब्सिडी के बाद इसे बाजार में 1900 रुपये का बेच रही है। केंद्र सरकार ने किसानों पर इसका बोझ बढ़ाने की बजाय सब्सिडी की दर को बढ़ा दिया है। उधर बीकेयू के चौधरी भूपाल सिंह ने महामारी को लेकर कहा है कि किसानों को इस समय आंदोलन बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ महामारी बुरी तरह फैल गई है और इसके चलते इसका असर किसानों पर भी हो सकता है। इसीलिए महामारी से सभी को बचाने और खुद को बचाने के लिए आंदोलन बंद होना चाहिए। इस समय हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी विपदा है। कई सारी बीमारियों ने हमारे देश को घेरा हुआ है चारों तरफ से। दूसरा, हमारे देश के चारों तरफ इस समय तोपें चल रही हैं, गोलियां चल रही है और वैसे लगता है जैसे विश्व युद्ध की संभावना लग रही है। तो मैं अपने सभी किसान भाइयों से, अपने संयुक्त मोर्चे के किसान भाइयों से, क्योंकि मैं भी उनका एक अंग हूं इस किसान मंच की टीम का और किसान मोर्चे का, तो इस नाते मैं अपने किसान भाइयों को कहूँगा कि हम लोग फिलहाल इस अपने जो कार्यक्रम को है, अपने सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सभी बॉर्डरों पे जितने भी हमारे किसान भाई हैं, मैं कहूँगा कि फिलहाल हम लोग इस कार्यक्रम को स्थगित कर दें और इस कार्यक्रम को जब देश की दशा दिशा सुधर जाएगी उसके बाद हम लोग इन तीनों कानून बिलों के लिए लड़ेंगे और एमएसपी पे लड़ेंगे हम लोग। क्योंकि अभी बीच में दिल्ली के अंदर गांधी शांति प्रतिष्ठान के अंदर 10 अप्रैल को एक बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि हम लोग शहीद किसान क्रांति यात्रा निकालेंगे और उसकी यात्रा का आगाज उत्तराखंड के बद्रीनाथ से होगा और तेजी से फैला। और सरकार ने उसी 18 मई को वो सारे हमारे कपाट बंद कर दिए गए, बद्रीनाथ के कपाट नहीं खोले गए, हम लोगों को वहां पे जाने की परमिशन नहीं दी गई। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर देते हैं। और मैं निवेदन करूंगा अपने किसान भाइयों से, मेरा एक सुझाव है, मेरा प्रस्ताव है, क्योंकि मैं भी उस समिति का एक सदस्य होने के नाते कहता हूं कि अभी कल भी हमारे 2 किसान सिंधु बॉर्डर में कोरोना से मर गए और इस प्रकार से हमारे सारे किसान मरते रहेंगे तो कल आंदोलन कौन करेगा। इसीलिए मेरा एक निवेदन था कि देश की विकट स्थितियों को देखते हुए हम लोगों को फिलहाल इस आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए। जब किसान बचेगा तभी हम लोग अन्नदाता कहलाएंगे, क्योंकि जब हम लोग अपने खेतों में जाएंगे और हम अपने अन्न की रक्षा करेंगे, अपने प्राणों की रक्षा जब तक हम लोग नहीं करेंगे, जब हमारे प्राण बचेंगे, हमारा अन्न बचेगा, हम अन्नदाता तभी कहलाएंगे जब हम लोग अपनी इसको धरोहर को बचा सकेंगे। और ये आंदोलन तो हम लोग आगे करेंगे और इस आंदोलन को हम जीतेंगे और इस लड़ाई को हम बहुत लंबी लड़ेंगे। लेकिन इस टाइम देश की स्थिति ठीक नहीं, देश हमारा, सभी किसान भाइयों की जिम्मेदारी है कि देश सबका है और इस परिस्थिति में और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। यात्रिक ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने उपनल कर्मियों के आंदोलन के समर्थन में 21 मई यानी कि आज मौन उपवास की घोषणा की। और ऐसे में हरीश रावत ने कहा कि 15 वर्ष से अधिक समय में सरकारी विभागों में कार्यरत उपनल कर्मियों पर आज भी सेवाकाल की अनिश्चितता की तलवार लटक रही है और ये किसी बाहरी एजेंसी से उपलब्ध करवाए गए नौजवान नहीं है। सरकार ने अपनी सुविधा के लिए एजेंसियां बनाई और उनसे ये नौजवान लिए हैं। यहाँ उत्तराखंड में तो उपनल कर्मियों के साथ सरकार ही अन्याय कर रही है और रावत के मुताबिक उनकी सरकार ने उपनल कर्मियों के भविष्य को देखते हुए प्रस्ताव तैयार किया था और यहाँ राजनीति की भेंट चढ़ गया है। सरकार पर नैतिक दबाव बनाने के लिए वे देहरादून के आवास पर सांकेतिक मौन उपवास पर रहे। उधर कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को सही उपचार न मिलने पर हंगामा हो गया।
जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, अस्पताल में डॉक्टर मरीजों के परिजनों के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। तो यहां अस्पताल की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद वहां लोगों ने हंगामा कर दिया और ऐसे में बताया जा रहा है कि मृतक के परिजनों का कहना है कि महिला का स्वास्थ्य और ज्यादा बिगड़ता चला गया। तब भी डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन नहीं दिया और ना ही कहीं रेफर किया गया। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मरीज को अस्पताल में ही ऑक्सीजन मिल जाता तो उनकी जान बच सकती थी। उनको ऑक्सीजन लो हो गया था, हम क्लिनिक में लेके, उन्होंने बोला सीधे हॉस्पिटल ले जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल, ऑक्सीजन लग जाएगी तो थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी मम्मी, उसके बाद आपको कहीं और रेफर कर देंगे अच्छे हॉस्पिटल में। तो इन्होंने यहाँ पे, जब हम यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे स्टाफ में मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आए, बोलते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इमरजेंसी में ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा, कोरोना की रिपोर्ट आप नहीं दोगे, तब तक आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब हमें इतने दिन से नहीं पता था, क्योंकि मम्मी को एकदम से पैरालाइज हुआ, ठीक है, और उनकी हालत कुछ ज़्यादा खराब होगी, वरना हम भी इतने दिन से उनके संग रह रहे थे, हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि उनको कोविड है या कुछ है, ठीक है। हम लोग हमने सोचा उनका शुगर हाई हो चुका है, तो हम जितने भी क्षेत्रवासी थे सबने मिलकर यहाँ कालाडूंगी में आज हॉस्पिटल का घेराव करा। डॉक्टर अमित मिश्रा से बात करी, जिसमें हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे बीजेपी के जिला अध्यक्ष एवं समस्त बीजेपी के कार्यकर्ता सब ने मिलकर एक ही स्वर में कहा है कि बदहाल स्वास्थ्य सेवा को जल्दी दुरुस्त करा जाए। और साफ स्थिति में सीधे हमारी मांग ये थी कि आईसीयू कालाडूंगी में होना चाहिए, आईसीयू होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड मशीन होनी चाहिए, ऑक्सीजन के और बेड की सुविधा 10 बेडों का 20 बेडों का हॉस्पिटल होना चाहिए, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने और जिला डीएम जिलाधिकारी ने जो हर हॉस्पिटल में दिया था, 10-20 बेडों का दिया था, ऐसी कालाडूंगी में हमने मांग करी। प्रदेश में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में नर्सों की भर्ती को लेकर हो रही परीक्षा का पूरे उत्तराखंड राज्य की संविदा स्वास्थ्य विभाग की नर्सों ने भारी दुख जताया है। और इतना ही नहीं, उनका कहना है कि हम पिछले 8 साल से स्वास्थ्य विभाग के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लगभग पिछले 1.5 साल से कोरोना को लेकर रात दिन जोखिम उठाया और आने वाले मरीजों की सेवा की, और हमने एक दिन भी छुट्टी नहीं मिली। तो यहाँ उन्होंने कहा कि हमारी कुछ नर्सें कोरोना पॉजिटिव और कुछ क्वारंटीन में हैं, और ऐसे में वे आने वाले एग्जाम कैसे दे पाएंगे। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड राज्य में लगभग 450 नर्सें फ्रंट लाइन में पहले काम कर रही हैं और उनका पक्का कर देना चाहिए। फिर उसके बाद रिक्त पदों की भर्तियों को पूरा करना चाहिए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आजकल ज़्यादा कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा, तो उसके लिए सरकार ने हर पीएचसी को सुदृढ़ करने के लिए 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, साथ में और भी सारी सुविधाएं उन लोगों को किट वगैरह बांटने के लिए दे रखा। तो आज ये माननीय विधायक जी द्वारा ये वहाँ पर समर्पित की जा रही है हमारी 4 पीएचसी। उधर जबरेड़ा के विधायक देशराज करनवाल को अपने ही विधानसभा क्षेत्र के गांव में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। तो यहां विकास कार्य नहीं होने से नाराज लोगों ने विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई। लोगों ने यह तक कह दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ऐसे में करनवाल ने लोगों को समझाने की नाकाम कोशिश की। वहीं अब देशराज ने कहा कि आरोपी उनसे माफी मांग रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं डाल रहे थे। फिर इस माफी का मकसद क्या है, जबकि मेरी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और जिससे उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचा है। और फिर उसको वायरल करने के लिए बाबू चौधरी कुलबीर सिंह जी के पीएस द्वारा उसको वायरल करना, अपनी फेसबुक आईडी से व्हाट्सएप पे, ये 2 समाजों के बीच वामनस्य फैलाने का मामला, ये सब मानवेंद्र जी की सोच है, मानवेंद्र जी की देन है। और जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करता है, जो एक विधायक की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, आपराधिक कृत्य करने के लिए अपने पीएस को मजबूर करता है, ये घिनौना आपराधिक कृत्य है जिसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, मेरी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपने विधायक के बारे में गलत नहीं बोलता। अपने जिसके विधायक ने ये इतने काम किए हों, 36 काम, 35 नलके, नु कह रहे थे एक भी काम नहीं, और मैं कह रहा था 10 काम है, लेकिन थे 35 और 35 नलके, 34 काम, 35 नलके। ये मेरे पास लिस्ट है प्रामाणिकता के साथ। चौधरी मैंने इतने काम किए। चौधरी परिवार अब आपको विधायक नहीं देखना चाहता। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी लोकप्रियता से
वो लोग खिन्न हो गए हैं मेरी पार्टी को, और मुझे बदनाम करने का जो असफल प्रयास कर रहे हैं उसमें वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और जो आपराधिक कृत्य उन्होंने किया है उनकी। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बार फिर ग्लेशियर टूटा है, जिसके चलते प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश होने की वजह से भारत चीन सीमा पर पुल भी टूट गया है। आपको बता दें, जिसके कारण सेना के कैंप की ओर जाने वाला रास्ता भी बाधित हो गया है। ग्लेशियर टूटने के बाद खिसकने की वजह से सीमावर्ती इलाके की सड़कों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि ग्लेशियर टूटने की वजह से अभी तक किसी मानवीय क्षति का मामला सामने नहीं आया है। बता दें, देश के आखिरी गांव यहां माणा के पास नर पर्वत पर बामणा नाला से ग्लेशियर टूटकर सड़क पर आ गया, और जिसके कारण माणा गांव के आगे सीमा चौकी को जोड़ने वाली सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क का रास्ता बाधित हो गया। तो यहां बद्रीनाथ थाना प्रभारी ने बताया कि ग्लेशियर टूटने की वजह से भारत चीन सीमा सड़क पर रास्ता बंद हो गया है, और ऐसे में इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल माणा गांव के नजदीक लीना कैंप में अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक माणा गांव से आगे गनतोली में भी पहाड़ियों से ग्लेशियर टूटे हैं। उधर लगातार बारिश हो रही गर्मी के मौसम में बरसात के दिनों का एहसास करा दिया है। ऐसे में गर्मी के मौसम में लोगों ने फिर से स्वेटर और जैकेट जैसे गर्म कपड़े पहनकर ठंड से बचने की कोशिश की है। बता दें, लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए अब आफत बनती हुई दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि पहले कोरोना काल से काफी ज्यादा परेशान थे और अब बारिश से जीना मुहाल कर रही है। जी बिल्कुल नगर कौटी जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, विगत पिछले सालों में हम देखते हुए आ रहे हैं कि अप्रैल और मई के महीने में अच्छी खासी गर्मी पड़ जाती थी, मगर 1-2 दिन से हम देख रहे हैं कि बारिशों से पूरे जनपद के क्षेत्र में काफ़ी वर्षा हो रही है, जिससे ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है और लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल दिए हैं, और जिससे कि जनवरी और फरवरी का जैसा ठंड का महसूस हो रहा है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि एक तरफ तो कोरोना महामारी के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, लोग अपने अपने घरों में डूबते हुए हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार 2 दिन से जनपद में बारिश होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यालय में आवाजाही बहुत कम है। मालधन में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण ग्रामीण परेशान है। दरअसल भारी बारिश के कारण लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है, और ऐसे में दूसरी तरफ बारिश होने के कारण आम जनता को राहत भी मिली है। तो कहीं लोगों के घरों में पानी भरने से घर में रखा राशन भी खराब हो गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार से मदद की गुहार लगाई गई है, और ऐसे में सोशल मीडिया पर भी मदद मांगी गई है, लेकिन उन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिल पा रही। यहाँ पर जो है 2 दिन से जो है लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है जल भराव की समस्या उत्पन्न नहीं है। घरों में पानी भरा पड़ा है और लोगों का राशन पानी सब खराब हो गया। लोग तख्तों में बैठे पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो तख्तों में बैठे पड़े हैं, बिस्तर सब भीगा हुआ है, सब परेशान हो रहे हैं और संक्रमण की बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावना है। छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आपके द्वारा क्या इसकी जानकारी किसी अधिकारियों को दी गई है? अभी तक किसी अधिकारी ने सुध ली है आपकी? सर, हम लोग समय समय पर जो है व्हाट्सएप और फेसबुक में इस चीज़ को डालते रहे, लेकिन इसका किसी उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद गंगा और गंगा की सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, और ऐसे में ऋषिकेश में शुक्रवार की सुबह गंगा के जलस्तर में खासा वृद्धि नजर आई। हालांकि अभी ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर चेतावनी के निशान से 1 मीटर नीचे है, और पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते नदी नालों में उफान आ गया है, और ऐसे में गंगा में मिलने वाली सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से गंगा में भी जलस्तर की वृद्धि लगातार जारी है। और ऐसे में शुक्रवार को ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर काफी हद तक बढ़ गया, और मध्य रात्रि से ही गंगा के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई थी। और यहाँ केंद्रीय जल आयोग की ऋषिकेश चौकी से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक सुबह 5 बजे ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर सर्वाधिक 338.45 मीटर तक पहुंच गया, और ऐसे में ये स्तर ऋषिकेश में गंगा के चेतावनी निशान 339.50 मीटर से 1.05 मीटर नीचे है। और गंगा का जलस्तर बढ़ने से ऋषिकेश और आसपास क्षेत्र के सभी पक्के घाटे ऐसे में जलमग्न हो गए हैं, और ऐसे में बताया जा रहा है कि सभी पक्के घाट जलमग्न हो गए हैं। तो यहाँ ऋषिकेश के प्रमुख त्रिवेणी घाट पर मुख्य प्लेटफॉर्म पर पानी पहुंच गया है। यहाँ कुंभ मेले के लिए बनाया गया स्नान घाट भी पूरी तरह से पानी में डूब गया है।
उधर एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस से अल्मोड़ा के रहने वाले एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं संस्थान में ब्लैक फंगस के 4 नए केस मिले हैं। ऐसे तो यहाँ उत्तराखंड में ब्लैक फंगस जानलेवा होता जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस से प्रदेश में मौतों का सिलसिला थम ही नहीं रहा। अल्मोड़ा बेस अस्पताल में ब्लैक फंगस के संदिग्ध लक्षण मिलने के बाद एक 69 वर्षीय मरीज को STS हल्द्वानी रेफर किया गया था और यहां से मरीज को एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया था। तो यहां एम्स में जांच के दौरान मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जिसके बाद मरीज को ब्लैक फंगस केयर वार्ड में भर्ती किया गया, लेकिन चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बाद भी मरीज ने दम तोड़ दिया। ये ब्लैक फंगस से प्रदेश में तीसरी बार मौत हुई है। वहीं बीते दिन सितारगंज में ब्लैक फंगस से एक संदिग्ध मरीज की भी मौत हो चुकी है। वहीं एम्स ऋषिकेश की बात करें तो ENT विभाग के डॉक्टर अमित त्यागी ने बताया कि संस्थान में ब्लैक फंगस के अब तक 46 केस मिल चुके हैं और इनमें से उत्तराखंड के 2 और उत्तर प्रदेश के मरीज की मौत हुई है। वहीं अस्पताल में अभी 42 मरीज भर्ती हैं। उधर दून में नए मामलों से लेकर संक्रमण दर में काफी राहत देखने को मिली है। रिकवरी भी अब ज्यादा हो रही है और ऐसे में यहां तक कि अस्पतालों में भर्ती होने वाले गंभीर मरीजों की संख्या में कमी आई है, जिसके चलते अस्पतालों में अब बेड खाली होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल के अनुसार 1952 ऑक्सीजन बेड में से 566 बेड खाली हैं और यहां आपको बताते चलें कि दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में 300 बेड में से 107 ऑक्सीजन और 28 सामान्य बेड खाली हैं। वहीं राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में 120 ऑक्सीजन बेड में से 103 बेड खाली हैं। वहीं HDU में 300 में से 30 में से 9 बेड मरीज भर्ती थे और वहीं ICU बेड्स की बात करें तो ICU बेड्स 1-2 अस्पतालों में 1-2 ही खाली है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनूप का कहना है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड के लिए मारामारी अब खत्म होती नजर आ रही है। ICU बेड्स भी कुछ अस्पतालों में खाली हैं और अब जिले में अस्पतालों में बेड्स की संख्या अधिक हो गई है और तीसरी लहर के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड में टीके की डोज जिलों को मिलने के साथ एक बार फिर टीकाकरण को गति मिलती नजर आ रही है। कोविशील्ड की 1 लाख डोज शुक्रवार को देहरादून पहुंची और ऐसे में टीका देहरादून पहुंचने के बाद जिलों को भी बांटा गया। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप मर्तोलिया ने बताया कि कोविशील्ड की 1 लाख डोज जिले में आई है। शुक्रवार यानी कि आज दोपहर 3 बजे यह टीका जिले में पहुंचा और वहीं डॉक्टर कुलदीप ने यह भी बताया कि सबसे पहले 45 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण होगा, जबकि 24 और 29 मई को कोवैक्सीन की 50-50 हजार डोज मिलेगी और ऐसे में यह भी कहा गया कि 45 वर्ष और इससे आयु वर्ग के लोगों के लिए यह टीका उपलब्ध होगा। कोरोना की दूसरी लहर में पहला सप्ताह 14 मई से 20 मई जो देहरादून को राहत दे रहा है। एक तरह से अब कोरोना की संक्रमण दर घटती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि मौत के आंकड़े जरूर चिंता की विषय बने हुए हैं। अगर ये आंकड़ा तेजी से नीचे आता है तो कोरोना से जंग में देहरादून बड़ी जीत की तरफ बढ़ने लगेगा। वहीं कोरोना के नए मामलों की बात करें तो महज 31.33% लोग स्वस्थ हुए हैं। हालांकि संक्रमण दर पर काफी अंकुश लगा है और अब आंकड़े राहत का संकेत दे रहे हैं। वहीं गुरुवार को देहरादून में कोरोना के नए मामलों के मुकाबले 557% लोग ठीक हुए और इसके अलावा इस पूरे सप्ताह में कोरोना की संक्रमण दर न सिर्फ 20 से कम रही बल्कि अब संक्रमण दर 10 से 11% की औसत की तरफ बढ़ रही है। दूसरी लहर में ये सप्ताह 14 मई से 20 मई जो देहरादून में काफी ज्यादा लोगों को राहत मिलने वाली है। ऐसे में रिकवरी रेट 557% तक पहुंच गया है। एक तरह से अब कोरोना की संक्रमण दर घटती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ रिकवरी रेट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मौत के आंकड़े जरूर चिंता का विषय बने हैं और अगर ये आंकड़ा तेजी से नीचे आता है तो अब कोरोना से जंग में देहरादून बड़ी जीत की तरफ बढ़ने लगेगा। और ऐसे में कोरोना के नए मामलों की बात करें तो महज 31.33% लोग ठीक हुए हैं। हालांकि संक्रमण दर पर काफी ज्यादा अंकुश लगा है और ऐसे में अब आंकड़े राहत का संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें गुरुवार को देहरादून में कोरोना के नए मामलों के मुकाबले 557% लोग
ठीक हुए हैं और इसके अलावा इस पूरे सप्ताह में कोरोना की संक्रमण दर न सिर्फ 20 से कम रही बल्कि अब संक्रमण दर 10 से 11% की औसत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।